के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान स्माइल 3.0 का होमवर्क 28 जुलाई 2021 का देखने वाले हैं हम। अध्याय है आपका क्या हमारे पास के आस पदार्थ शुद्ध है, और उसके अंदर हम टॉपिक देखेंगे क्या मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो इसके जो भी आपकी वर्कशीट है 28 जुलाई 2021 की, है ना, इसका हम होमवर्क का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपको पूरा समझना है। देखिए, आपको सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं से मिल ही आता है, लेकिन आपको समझना महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बिल्कुल विधिवत समझाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो के लिए नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, आप उसे अभी दबा दीजिएगा। इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर एड लगा देता हूँ। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सलूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सलूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए, जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे। प्लीज नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, पूरा नाम टीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। पहले क्वेश्चन हमें दिया है बाष्पीकरण किसे कहते हैं। बाष्पीकरण की आपको परिभाषा बतानी है, और हम बाष्पीकरण का जो गुण होता है उसका उपयोग या फिर अनुप्रयोग हम किस हेतु कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले हम बाष्पीकरण की परिभाषा देखते हैं। तो देखिए क्या है, बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ तत्व यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है ना। बाष्पीकरण से हम करते क्या है, किसी तत्व या फिर यौगिक को, मान के चलिए कार्बन एक तत्व है ना, हाइड्रोजन एक तत्व है, हम उससे सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। रसायन विज्ञान में द्रव से बाष्प में परिणत होने की क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है ना। जैसे कि देखिए आपके पास क्या रखा है, आपके पास है जल यानी कि H2 है। क्या है, H2 यानी कि जल है। इसे जब आप किस में परिवर्तित कर देते हो, बाष्प, यानी कि आप इसे भाप में परिवर्तित कर देते हो, तो जो क्रिया होती है हम इसे कहते हैं बाष्पीकरण कहते हैं। मतलब कि द्रव से भाप में या फिर बाष्प में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। धरती के मौजूद किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना ही बाष्पीकरण कहलाता है ना। देखिए धरती पर कोई भी द्रव हो, कोई भी तत्व हो, तत्व या यौगिक का, है ना, जैसे देखिए जल है ना, जल का सीधे जल को यदि हम गर्म करेंगे तो वह क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी। तो जल का भाप में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट था कि हम इसका अनुप्रयोग किसके लिए करते हैं, तो देखिए बच्चों, बाष्पीकरण की प्रक्रिया है तरल समाधान के अन्य विलेय के बीच लवण खनिज जैसे विलेय को अलग करने का कार्य करती है। बाष्पीकरण का उपयोग वस्तुओं, नमूनों को सुखाने के लिए किया जाता है ना। जैसे कि किसी चीज़ को हम सुखाते हैं, आपने देखा होगा घर पर हम किसी चीज़ को, जैसे कि आंवला आपने लाया, आंवला को आपने लाया घर पर, आंवला को आप क्या सूखने डाल देते हो ना बच्चों, तो वो बाष्पीकरण की क्रिया होती है। बाष्पीकरण में होता है क्या, आंवले से जो पानी रहता है वे भाप बनकर हवा में उड़ जाता है और केवल उसका रूखा सूखा पदार्थ बच जाता है। तो इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, कई रासायनिक पदार्थों या उत्पादों के वसूलों की अनुमति देता है। तो यह आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, अब केंद्रीकरण उदाहरण से समझाइए। अब केंद्रीकरण किसे कहते हैं आपको ये बताना। तो देखिए हम समझते हैं अब केंद्रीकरण। तो बच्चों देखो, अब केंद्रीकरण हम समझते, तो देखिए अब केंद्रीकरण एक तकनीक है ना, एक टेक्निक है जिसमें मिश्रण के ठोस तथा भारी कण तल में बढ़ जाता है तथा हल्के घटक द्रव्य के ऊपर तैरने लगते हैं। इस तकनीक प्रक्रिया में मिश्रण को एक मशीन जिसे अपकेंद्री यंत्र कहा जाता है में इस मिश्रण को डालकर तेजी से घुमाया जाता है। इससे भारी कण पर अपकेंद्री बल कार्य करता तथा वह केंद्र के पास तल में बैठने लगता तथा हल्के घटक द्रव्य में ऊपर तैरने लगता है। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए अपकेंद्रीकरण में होता क्या है,
जैसे कि आपने किसी पदार्थ को लेकर आए है ना, जैसे कि देखिए आपने रेत भरा पानी लाए, ठीक है। तो अब केंद्रीकरण में होता क्या है, जो पानी वा है ना, रेत वाला पानी है उसमें से जो रेत के कण है, जो भारी कण है वे का नीचे बढ़ जाते हैं, और जो उसके हल्के कण है, हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। सिंपल सा मतलब ये है। और इसका उपयोग करने के लिए हम अब केंद्रीय यंत्र की मशीन नामक का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम इसके मिश्रण को डाल देते हैं और वे खुद ऑटोमेटिक ये कार्य स्वयं कर लेती है, ठीक है। जिससे जो है ना हल्के घटक जो है द्रव में ऊपर तैरने लगते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो तल में बैठ जाता है, मतलब कि नीचे बैठ जाता है। कोलाइडी विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, है ना, कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं कि उन्हें छानन या निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। छानन की क्रिया और निस्पंदन की क्रिया में होता क्या है, हम कणों को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। लेकिन कोलाइडी विलयन कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन इन विधि के द्वारा भी है ना उनके कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। अतः कोलाइडल विलयन के घटकों को अब केंद्रीयकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो अब केंद्रीकरण द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। अब देखिए हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, दूध से मक्खन या क्रीम को अलग करना, ठीक है। तो देखिए दूध क्या है, कोलाइडल विलयन है, मतलब कि दूध में इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि हम उन्हें है ना छानन या फिर है ना वाली विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। दूध में वसा जो कि ठोस होते हैं के कण परिक्षिप्त प्रावस्था में रहते हैं, तथा ये वसा के कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो जब हमें इन कणों को निस्पंदन की क्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते, तो हम इनको किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, हम इन्हें अपकेंद्रण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है इस अपकेंद्रण की। अब हम देखिए इन्हें अलग कैसे करेंगे, यहाँ पर इस विधि का वर्णन किया गया है। देखिए अपकेंद्रण की प्रक्रिया में दूध को एक बर्तन में डालकर तेजी से घुमाया जाता है ना। हमने दूध को एक बर्तन में डाले और तेजी से घुमाने लग गए। घुमाने के पश्चात देखिए होगा क्या, केंद्राभिसारी बल, यानी कि देखिए जो तल का बल होता है ना, जैसे कि हमारे पास गिलास है, गिलास के जो निचला भाग होता है, निचले भाग में जब यदि हम घुमाएंगे तो घुमाने के पश्चात क्या होता है, नीचे की तरफ एक बल कार्य करता है ना, कि जो वस्तु है, जो भारी कण है उसे केंद्र की ओर खींचता है, मतलब कि नीचे की ओर खींचता है, के कारण दूध में उपस्थित वसा के ठोस तथा भारी कण केंद्र में जाकर तल में बैठने लगता है ना, जब उस पर केंद्र भारी बल कार्य करता है ना। जैसे कि देखिए आपने दूध को लिया एक बोतल में आपने लिया, और जो दूध में जो कण होते हैं यदि आप उसे घुमाएंगे तो दूध के जो भारी कण होते हैं जो उसमें है ना होता है, वे कि उसके अंदर केंद्र अभिसारी बल कार्य करने लग जाएगा। वो केंद्र अभिसारी बल जो है दूध में से जो भारी कण है उसको नीचे की ओर खींचने लग जाएगा, और तल में जाकर वे बैठने लग जाते हैं, तथा दूध में उपस्थित हल्का द्रव तथा जल आदि ऊपर तैरने लगता है, जहाँ से उन्हें पृथक निकाल लिया जाता है ना। हल्के जो कण है वे ऊपर आ जाते हैं। इस तरह अब केंद्र का उपयोग कर दूध से मक्खन तथा क्रीम को अलग कर लिया जाता है। बाजार में फुल क्रीम तथा टोंड दूध आसानी से उपलब्ध होता है। टोंड दूध में वसा की मात्रा बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। टोंड दूध में देखिए होता है कि जो उसके भारी कण होते हैं, भारी कण को अलग कर लिया जाता है, और जो उसकी है ना उसमें मतलब कि इस प्रकार जो वसा की मात्रा होती है बहुत कम हो जाती है, एकदम हल्का दूध होता है वो। इस प्रकार यहाँ पर अब केंद्रीकरण उसको उदाहरण को हमने समझ लिया है, ठीक है। आइए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझना महत्वपूर्ण है, ठीक है, समझना है आपको। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है, क्या तेल और पानी घुलनशील है? तेल और पानी के मिश्रण को किस विधि से अलग अलग किया जा सकता है? तो देखिए हमें बताना है कि तेल और पानी घुलनशील है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम देखते हैं। तो देखिए तेल यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। तेल में कई सारे यौगिक होते हैं, जटिल है ना। तेल कई सारे यौगिकों का मिश्रण होता है, जिनमें से प्रत्येक तेल और पानी के बीच विशिष्ट रूप से विभाजन करता है। इसलिए पानी की घुलनशीलता तेलों के बीच विभिन्न होती है। मतलब कि देखिए तेल इतना गाढ़ा होता है कि हम उसमें यदि उसमें पानी घुस जाए तो हम फिर तेल और पानी के मिश्रण को बहुत कठिनाई से अलग कर सकते हैं, है ना। पानी में तेल की घुलनशीलता कम होती है, तो यहाँ पर ये आंसर निकलता है कि पानी में तेल की घुलनशीलता कम होती है, आमतौर पर 100 ppm से कम। ppm क्या होता है, एक मात्रक होता है, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर होगा। अब हम देखते हैं तेल और पानी के मिश्रण को हम किस किस विधि से अलग कर सकते हैं। तो देखिए जो तेल का घनत्व होता है, जल के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण जो तेल है जल से हल्का होता है। तेल जल से हल्का होता है
है ना। आपने देखा होगा यदि आप जल में तेल डालोगे, जल में यदि आप तेल डालोगे तो जो तेल होता है जल के ऊपर तैरने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तेल का घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है। हल्का होने के कारण जल तथा तेल के मिश्रण में जल जो है ऊपर तैरता है तथा जल जो है निचले परत पर रहता है ना। मैंने आपको अभी बताया था, चूँकि जल जो है, जल और तेल की परतें अलग अलग होती है, अतः सीधा बर्तन जिसमें जेल तेल तथा जल का मिश्रण रखा गया हो से निस्तारण की प्रक्रिया द्वारा तेल के ऊपरी परत को दूसरे बर्तन में निकालकर मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। यह पृथक्करण कीप की सहायता से जल के निचले परत को निस्तारित कर मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। देखिए जो तल है, जो तेल है वह जल के ऊपर तैरता है, तो हम उसे, है ना, ऊपर ऊपर से छानकर हम तेल को अलग करते हैं। ये फिर एक पृथक्करण कीप होती है, उसकी सहायता से भी हम, है ना, जो तेल है उसको अलग कर सकते हैं और जल को भी अलग कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन हमें दिया है, ऊर्ध्वपातन द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए, है ना। ऊर्ध्वपातन एक विधि होती है, उसके द्वारा हम किस प्रकार के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु ठोस द्रव से द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था प्राप्त करता है। देखिए जो ठोस वस्तु होती है, यदि हम उसे गैस अवस्था में बदलना पड़ता है तो हम उसे केवल, यदि यदि हम उसे गैस अवस्था में बदलना चाहते हैं तो हमें पहले उसे द्रव अवस्था में बदलना पड़ता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम ठोस वस्तु को द्रव अवस्था में बदले बिना ही गैस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। वे मिश्रण जिसमें गैर ऊर्ध्वपातज आप मिश्रण से मिले बाष्पशील घटक वाला ऊर्ध्वपातज हो, ऊर्ध्वपातन उन मिश्रण के पृथक्करण के लिए उपयोग किया जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है। यदि हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करें तो गर्म करने पर वह सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाएगा। बाकी जो पदार्थ होते हैं वे पहले द्रव अवस्था में बदलते हैं, फिर गैस अवस्था में बदलते हैं, लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है वह सीधे ठोस से ही गैस अवस्था में बदल जाता है। अमोनियम क्लोराइड का एक शुद्ध ठोस प्राप्त करने के लिए गैसीय रूप को आसानी से ठंडा किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातित होते अन्य ठोस के उदाहरण हैं कपूर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन आदि। मिश्रण के शेष घटक, है ना, नमक और रेत है। अमोनियम क्लोराइड से जो मिश्रण का जो शेष घटक रह जाता है, क्या रह जाते हैं? नमक और रेत रह जाते हैं। नमक पानी में घुल जाता है और रेत जो पानी में घुलनशील नहीं है, निस्पंदन की प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, निस्यंद में घुला हुआ नमक होता है जबकि घुलनशील रेत फिल्टर पेपर में रहता है। आप यहाँ पर से चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर सारी क्रिया दोहराते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ऊर्ध्वपातन हम करते क्या है, सीधे एक ठोस वस्तु से हम सीधे उसे द्रव अवस्था में बदले बिना ही हम उसे सीधे गैस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपके चौथे प्रश्न का आंसर आएगा। अब लास्ट हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है, पृथक करने की समान विधियों के नाम लिखिए। पहला है दही से मक्खन, दूसरा समुद्री जल से नमक और तीसरा हमें दिया है नमक से कपूर। तो आइए हम इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला हमें दिया है दही से मक्खन। तो देखिए बच्चों, दही से मक्खन पृथक करने की विधि का नाम क्या है? अपकेंद्रीकरण है। समुद्री जल से नमक को पृथक करने की विधि का नाम क्या है? क्रिस्टलीकरण है। क्या है? क्रिस्टलीकरण है। नमक से कपूर को पृथक करने की विधि का नाम क्या है? ऊर्ध्वपातन। हमने अभी ऊपर पढ़ा था, नमक से यदि हमें कपूर को अलग करना है तो हमें ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वपातन में, है ना। तो बच्चों इनकी जो डिटेल है, अपकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, हम इन्हें चैप्टर में डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ये आपका होमवर्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।